मेरी नाम सीमा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता पिता नहीं थे और मेरी शादी मेरे मामा और मामी ने मिलकर करवाई थी। उन्होंने बचपन से लेकर अब तक मेरी अपनी औलाद की तरह पाला था। मेरे लिए हमेशा यही ख्वाहिश थी कि वह मुझे बिन माँ की बच्ची की शादी एक अच्छे परिवार में करे। जब मेरे यहाँ से रिश्ता ज्ञात था तो मेरे मामा जी को खबर मिली कि लड़का और उसका भाई बहुत पैसा कमाते हैं और उनकी अपनी मिठाई की दुकान भी है। वैसे मिठाई बनाने वाले कितना पैसा कमाता है कितना नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि जहाँ मेरी शादी होने वाली थी वह दोनों भाई बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे और लोग दूर दूर से उनकी मिठाई खरीदने के लिए आते थे। मेरे मामा जी ने कहा कि तुम हमेशा वहाँ पे खुश रहोगी और इसी उम्मीद पर मेरी शादी इस परिवार में हो गई थी। मेरी शादी को 1 महीने गुजर गया था। मेरी सास दरवाजे पर ना जाने कब से खड़ी किसी से बातें कर रही थी। मैंने उन्हें जैसे ही रोज़ की तरह दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा तो मैं अपने काम में बिजी हो गई ताकि उन्हें यह ना लगे कि मैं उनकी बातें सुन रही हूँ, क्योंकि मेरा मकसद तो उनकी बातें सुनना था। मेरी सास एक दिन में न जाने कितनी बार दरवाजे पर खड़े होकर किसी से बातें करती है और जब वहाँ दरवाजे से वापस आती है तो उनके हाथ में ढेर सारे पैसे होते हैं। उनके हाथ में ढेर सारे पैसे देखकर मैं हैरान रह जाती हूँ। भला ये कैसे उन्हें कौन देखा जाता है, यही सब मैं जानना चाहती थी। इसलिए उनके करीब जाकर काम को इस तरह से करती हूँ कि जैसे उनको बहुत ज़्यादा बिजी लगूँ और उनकी बातों को सुनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मगर मेरे कान उनकी तरफ ही लगे हुए होते थे। उसी वक्त मेरी सास ने एक बहुत ही अजीब गरीब बात कही जो मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। जब मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी और उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्की हल्की आवाज़ में बातें कर रही थी। मैं जब से यहाँ आई थी मेरे सामने बहुत ही अजीबोगरीब हादसे होते थे। पहले तो मैं खामोश रहती थी, मगर अब मेरे दिल में बहुत सारा इंटरेस्ट बढ़ गया था। मैं थोड़ा नज़दीकी जाकर झाड़ू लगाने थी। मेरी सास हर रोज़ किसी न किसी से क्यों क्या बात करती है और मैंने सोचा कि अपने ही घर की बातें लोगों को बताती होंगी, मगर मैं आज बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई जब मैंने पड़ोसन के मुंह से सुना कि वह मेरी सास से बता रही थी कि उन्होंने भी अपनी बेटी और दामाद के लिए मेरे पति और मेरे जेठ की दुकान से मिठाई मंगवाई थी। लेकिन मेरे जेठ ने कहा कि जब तक दामाद बेटी खुद नहीं आएंगे वो मिठाई नहीं दे सकते, क्योंकि ज़्यादातर सारी मिठाइयाँ उनकी दुकान पर ही होती हैं। वो पड़ोसन कहने लगी, ऐसी भी क्या हो गया है, मैं कौन से इस मिठाई को खुद खाने वाली थी, मैंने तो उनके लिए ही मांग रही थी और उन्हीं को खिलाने वाली थी। पड़ोसन का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। वह और भी काफ़ी सारी बातें बोलती जा रही थी, मगर सुई तो बस इसी बात पर अटकी हुई थी, भला ये ऐसा कैसे हो सकता है। इस मिठाई के अंदर भी बस सिर्फ शादीशुदा ही खा सकते हैं और औरतें ही खा सकते हैं। यह बात मैंने पहले भी सुनी थी कि शर्मा मिठास भंडार की दुकान में जो मिठाइयाँ मिलती हैं वह सिर्फ शादीशुदा लोग ही खाते हैं। ऐसा क्या था इस मिठाई में, और ये पड़ोस वाली आंटी किस वजह से मिठाई मंगवाई थी अपने दामाद के लिए और बेटी के लिए, यह बात मुझे बहुत ज़्यादा अटक रही थी। ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात थी इस वजह से वह हमारे यहाँ से मिठाई अपने दामाद को खिलाना चाहती थी। वो मेरी सास से करी थी कि लो पैसे रख लो और मुझे बस अपने बेटे की दुकान से मिठाइयाँ मंगवा दो। वो बातें ही किए जा रही थी। मैं धीरे से झाड़ू फेरती थी कि उनकी बातें सुन सकूं, लेकिन इस टाइम में हैरत में पड़ गई थी जब पड़ोस वाली आंटी ने मेरी सास को 10,000 रुपया दिए। सास ने इस वक्त पैसे को अपनी मुट्ठी में पकड़ कर रख लिया और अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया। पैसे लेने के बाद मेरी सास चेहरे पर एक अजीब सी खिलती हुई मुस्कुराहट आ गई। यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि इस छोटे से मोहल्ले की इस गरीब औरत के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए थे कि नॉर्मल सी मिठाई के लिए वो मेरी सास को 10,000 देने को भी तैयार थी। अब तो मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ने लगा। दरअसल मेरे जेठ की पहले शादी हो गई थी और शादी के 1 महीने बाद उनकी पत्नी अपने आशिक के साथ भाग गई थी। उसके बाद मेरी सास ने अपने बेटे से बहुत कहा कि शादी कर ले, लेकिन मेरे जेठ ने शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि जब मेरे भाग्य में शादी होगा तब हो जाएगी। फिर मेरे पति की शादी हो गई
और मेरे जेठ ने आज तक शादी नहीं की। मेरे जेठ और मेरे पति दोनों ही बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। सुना था कि ये मिठाई की दुकान सबसे पहले मेरे जेठ ने ही खोली थी। मेरे पति की शादी से पहले कोई काम धंधा नहीं थे। जब शादी हुई तो मेरी सास ने उन्हें कहा कि अब तुम्हें भी जिम्मेदारी संभालनी हो चाहिए। शादी के बाद से ही उन्होंने अपने बड़े भैया को मिठाई की दुकान पर जाना शुरू कर दिया था। अब भी मेरे पति बहुत कमी से दुकान पर जाते हैं। कभी कभी वह गारमेंट की दुकान पर कपड़े बेचने के लिए चले जाते थे और कभी कभी अपने भैया की मिठाई की दुकान पर भी चले जाते थे। लेकिन मेरे जेठ बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। सारा दिन वह दुकान पर बैठे रहते थे। मेरे सास ने बताया था कि वह किसी नौकर की भरोसे नहीं कर सकती, इसलिए दुकान पर खुद ही बैठते हैं। और अब पिछले एक हफ्ते से तो मेरे पति ने बिल्कुल भी उनकी दुकान पर जाना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पति को ऐसा लगता था कि मिठाई बेचने के काम में कोई हुनर नहीं थी। उन्होंने कोई हुनर वाला काम सीखना चाहिए। मुझे कुछ कुछ शक होने लगा था कि दाल में तो कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। मैंने जल्दी जल्दी सफाई ख़त्म की और खाना बनाने लगी, ताकि मेरे पति के आने से पहले ही खाना बन जाए। वह सारा दिन गारमेंट की दुकान पर लोगों को कपड़े दिखाते दिखाते थक जाते थे। मेरे पति को कोई दूसरा काम ढूंढने की तलाश में थे। कई बार तो मेरे पति बिना पैसे के घर वापस आ जाते थे। मैं चाहती थी कि मेरे पति को कोई ज़्यादा पैसे वाला काम मिल जाए और मेरे ससुराल की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि घर में सारा राशन हमेशा भरा रहता था। लेकिन मुझे अपने जेठ और अपनी सास के पैसे मांगते हुए शर्म आती थी, जबकि मुझे अपनी सास ने कभी पैसों के लिए मना नहीं किया था, बल्कि आज भी मैं हैरत में पड़ गई थी जब मेरी सास ने वो 10,000 रुपये मेरी तरफ बढ़ा दिए और मैं उनकी शक्ल देखती रही। मेरी सास ने कही, तुम पैसों की तरफ क्या देख रही हो बहू, ये पैसे तुम्हारे लिए हैं। तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना, अपने लिए कोई अच्छी शॉपिंग कर लेना। अभी तुम नई नई दुल्हन हो ना, नए कपड़े घर में पहनोगी तो अच्छी लगोगी। और मेरे करीब में बैठकर मुझसे बातें करने लगी थी, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने पैसों को उलट पलट कर देखा और अचानक मैंने एक सवाल कर दिया। मेरा सवाल सुनते ही मेरी सास के चेहरे का रंग उतर गया, क्योंकि मैंने उनकी अपनी सास से कहा था कि ये पैसे तो आपको पड़ोसन वाली आंटी ने दिए थे। यह बात सुनकर मेरी सास के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया, मगर मुझे जलना था। लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि बहू, तो मुझ पर नज़र डालने लगी हो। और तो और क्या ज़रूरत है यह बात पूछने की कि उन्होंने पैसे क्यों दिए थे। अरे ये मेरे पैसे थे, मैंने उसे उधार दिए थे। उसने आज जाकर मुझे वो पैसे लौटाए हैं। एक तो मोहल्ले में अगर कोई ऐसी उधार ले जाता है तो आसानी से वापस नहीं देता है। मेरी सास ढेर सारी बातें करते हुए वहाँ से उठकर चली गई थी और मैं खामोश हो गई। फिलहाल मुझे क्या जहाँ से भी पैसे आए थे, मगर शाम को ही फिर मैंने अपनी सास को किसी दूसरी औरत से पैसे लेते हुए देखा। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। कुछ औरतें तो अपने लिए, अपने पतियों के लिए मिठाई मंगवा रही थी और इस खास मिठाई की कीमत इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, मगर मेरे साथ ज़्यादा ही वसूल कर रही थी। न जाने क्यों यह बात मेरी समझ से बाहर चली जा रही थी। सुबह का टाइम था। मैं अपने जेठ को नाश्ता देने के लिए उनके कमरे में चली गई तो वह मुझे देखकर चौंक कर खड़े हो गए और बोले, बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो मुझे गौर से देखने लगे। मैंने नाश्ते की ट्रे उनके सामने रखी और सर झुकाकर वहाँ से चली आई और बोली, भैया आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, वह उठ नहीं पा रही थी, इसीलिए मुझे आपके कमरे में नाश्ता लेकर आना पड़ा। ना जाने क्यों मेरे जेठ बहुत घबराए हुए थे। मेरे आने से पहले उनके हाथ में कोई चीज़ थी और वह चीज़ को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं जैसे ही मुड़ने लगी तो मेरी नज़र अचानक एक बोरी पर पड़ी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह ना जाने किस चीज़ की बड़ी सी बोरी थी। मैं खुद को संभालते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। यह सब जो मैंने देखा था आखिर क्या था। कमरे के अंदर वाला ऐसी चीज़ को रखने की क्या ज़रूरत थी। मैं यह सब कुछ सोच सोच कर थक चुकी थी, मगर यह बात मेरी ज़बान पर नहीं आ रही थी कि मेरी मजबूरी थी कि मैं अपने पति से यह भी बात नहीं कर पा रही थी। मगर मुझे इस राज को पर्दाफाश तो उठाना ही था। आखिर यह सब क्या था और यह सब कुछ हमारे घर में क्यों हो रहा था। यह पड़ोस वाली औरतें इतनी ढेर सारे पैसे मेरी सास को क्यों दी जाती है
और कि वो खुशी खुशी हमारे घर से मेरे जेठ की दुकान की लाई हुई मिठाइयाँ ले जाया करती थी। मैंने आज अपने जेठ से बात करने की ठान ली थी। मैं रात तक उनका इंतज़ार कर रही थी, मगर वो काफ़ी रात तक घर वापस नहीं आए और मैं उनका इंतज़ार करते करते सो गई थी। मगर सुबह में जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करके अपने जेठ के कमरे की तरफ चली गई, मगर मैं हैरान रह गई थी। उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था, जबकि इससे पहले वह कमरे में होते तो कभी उन्होंने अंदर से कमरे को दरवाजे को बंद नहीं किया करता था। मैं समझ गई थी कि कल मैं अचानक उनके कमरे में चली गई थी और शायद उनको पता था कि मैं बिना नॉक किए ही उनके कमरे में चली आऊँगी, और उनको नहीं पता था कि मैं अचानक से उनके कमरे के अंदर चली जाऊँगी। तभी तो उन्होंने आज कमरे को अंदर से बंद कर लिया है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन उन्होंने दरवाजे से ही नाश्ता ले लिया। मैंने अंदर झाँका तो मुझे वो पूरी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे जेठ ने दरवाजे बंद कर दिया था। मेरे जेठ का कमरा हमेशा बंद रहता था। उनके कमरे की सफाई भी मेरी सास खुद ही किया करती थी। कल मेरी सास को बुखार हो गया था, इसलिए मुझे अपने जेठ के कमरे में एक बड़ी सी बोरी सी दिखी और उसमें सफ़ेद रंग का कुछ पाउडर रखा हुआ था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो सफ़ेद रंग का पाउडर किस चीज़ का पाउडर है। मैं अभी भी अपने जेठ के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही मेरे जेठ नाश्ता करने के बाद दुकान पर जाने के लिए कमरे से बाहर निकलेंगे तो मैं उनसे बात कर लूँगी। और कुछ देर बाद ही मेरे जेठ का हाथ में एक थैला लेकर कमरे से बाहर निकल गए थे। मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि हाँ बताओ बहू, तुम्हें कोई काम था क्या? वह हैरत से मुझे देखकर सवाल करने लगे। मैंने कहा जी नहीं भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दरअसल मैंने आपकी मिठाई की बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, और आज आप दुकान से घर आओ तो रात को मेरे लिए मिठाइयाँ लेते आना। मुझे नहीं पता था कि हमारे घर की दुकान की मिठाइयाँ इतनी फेमस हैं। लोग दूर दूर से उसे खरीदने के लिए आते हैं, जबकि बहुत सारे लोग माँ जी को मिठाई का ऑर्डर देने के लिए घर आते हैं। और यहाँ मेरी शादी को 1 महीना हो गया, अभी तक मैंने अपने जेठ के हाथ की बनी हुई मिठाई टेस्ट नहीं किया था। मैं भी आपके हाथ की मिठाइयाँ बनी हुई टेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए आप रात को मेरे लिए 1 किलो मिठाइयाँ लेकर आना। मैंने मुस्कुराकर अपने जेठ से यह बात कही ताकि उन्हें मुझ पर शक ना हो। दरअसल मुझे अपने जेठ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने थे, और मेरी सारी बात सुनते ही मेरे जेठ के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने हाँ या ना कुछ भी जवाब नहीं दिया, और मुझे देखकर उन्होंने अपना सर झुका लिया और मेरे करीब से होकर वापस चले गए। मैं जानती थी वह घबरा गए, मगर उन्हें घबराने वाली कोई बात नहीं थी। मेरे पति भी घर से काम के लिए निकल गए थे और मेरी सास अभी तक सो रही थी। 2-3 दिन से मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और दवाइयाँ देने के बावजूद भी उनकी तबीयत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने जल्दी से अपनी पर्स उठाया और अपनी सास की दवाइयाँ लेने के बहाने से घर से बाहर निकल गई। कल रात को मैंने अपने पति से भी सवाल किया था कि आखिर आप भैया की दुकान की मिठाई इतनी फेमस क्यों है? लोग दूर दूर से उसे खरीदने के लिए क्यों आते हैं? मेरे पति ने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। तभी तो मैंने फैसला किया था कि मैं इस तरह से अपने जेठ के बात करूंगी, और अगर उन्होंने भी मुझसे कुछ नहीं बताया तो मैं उनकी दुकान पर जाकर देखूंगी कि आखिर उनकी दुकान पर किस तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं। अब मैं किसी न किसी तरह अपने जेठ की दुकान का पता करना चाहती थी, और मैं अब बहाने से अपनी जेठ की दुकान को तलाश करने ही जा रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई मुझसे पहचान न ले। मैंने अपने चेहरे को भी अच्छी तरह से छुपा लिया था, मगर मुझे तो मिठाइयाँ देखनी थी। काफ़ी सारी टूटी फूटी गोलियाँ गुजरते हुए आखिरकार मैं अपने जेठ की दुकान पर पहुँच ही गई थी, जहाँ शर्मा भंडार मिठास लिखा हुआ था। शर्मा मेरे ससुर के सरनेम में लगता था, और इसलिए दुकान का नाम भी शर्मा मिठास भंडार था। काफ़ी सारी औरतें और आदमी वहाँ पर लाइन लगाए हुए खड़े थे। मैंने भी इसी लाइन में शामिल हो गई थी। डर की वजह से मुझे पसीने आने लग गए थे। मुझे एक अजीब सी घुटन होने लगी थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मेरा नंबर आ गया, और मैं जैसे ही आगे होती गई वहाँ पर मुझे मेरे जेठ नज़र आए, और वहाँ मैंने देखा कि
मेरे पति भी बैठे हुए थे। अपने पति को देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि आज उन्होंने मुझसे कहा था कि वो नौकरी की तलाश करने के लिए किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं। भला वह आज यहाँ पे क्या कर रहे थे? मैंने अपने पति से उनके भाई की मिठाई को लेकर कोई सवाल करती थी तो मेरे पति ने कहते थे कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही अपने भैया के मिठास भंडार में कोई इंटरेस्ट रखता हूँ। और अब देखो तो यहाँ कितने शौक से बैठे हुए हैं, लोगों को मिठाइयाँ बेच रहे थे। मेरा नंबर भी अब आ गया था। मेरे पति और जेठ जल्दी जल्दी मिठाइयाँ पैक करके सबको दे रहे थे। मैंने जैसे ही पैसा आगे बढ़ाया तो मेरे जेठ ने सवाल किया कि मर्द के लिए चाहिए या फिर औरत के लिए। मैं कंफ्यूज हो गई थी और मैं डरते हुए कांपते हुए अपने होठों से कहा कि मुझे मर्द के लिए मिठाइयाँ चाहिए। तब उन्होंने 1 किलो मिठाइयाँ पैक किए और मुझे पकड़ा दिए और पैसे लिए मैं जल्दी से वहाँ से निकल आई थी। न जाने मुझे क्यों डर लग रहा था कि वह दोनों भाई मुझे पहचान गए, मगर यह भी तो हो सकता था कि वह मेरा वहम भी हो सकता है। मैं तेज तेज कदमों से घर की तरफ चलती जा रही थी, बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं मेरे पीछे तो कोई नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे हर आदमी मेरा पीछा कर रहा है। बहुत अच्छे से छुपा रखा था, मगर लोगों की नज़रें जैसे मेरे शरीर पर पड़ती गई। बड़ी मुश्किल से डरते डरते मैं घर तक पहुंची, कामयाब हुई थी और घर आकर अपने कमरे में आते ही मैंने अंदर से दरवाज़ा को बंद कर लिया था। पहले मैं तो कुछ देर आराम किया और उस मिठाई को गौर गौर से देखते रही। थोड़ी देर बाद मैंने वो मिठाई किचन में जाकर छुपा दी ताकि फुर्सत से खा सके। अभी तो मेरी सास मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। मैं जैसे ही भागती हुई अपनी सास के कमरे तक पहुंची, उनके हाथ पर हाथ रखा तो वो बुखार से बुरी तरह से चल रही थी। मैंने कहा कि माँ जी, आपको बहुत तेज़ बुखार है। मैंने परेशानी से उनको देखा। उन्होंने मुझसे कहा, बहू मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है। मैंने अपनी सास को पानी पिलाया और उन्हें बुखार की दवाइयाँ दे दी और उनके माथे पर ठंडी पानी की पट्टियाँ रखने लगी। मुझे अपनी सास की बहुत बहुत फिक्र हो रही थी। वो बहुत हिम्मत वाली औरत थी और मुझे बहुत प्यार करती थी, और आज उन्हें इस हाल में देखकर मेरे दिल में और भी ज़्यादा बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। जो कुछ भी था, मेरे पति मुझे कुछ नहीं बताया था और इसलिए मुझे इस घर से किसी भी भरोसे नहीं हो रहा था। वो मेरे पति थे, भला मुझे इस मिठाई के सीक्रेट तो बता सकते थे। फिर भी इस घर में मेरी एक सास ही थी जो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे डर था कि अगर मेरी सास को कुछ हो गया तो कभी यह दोनों भाई मुझे इस घर से निकाल सकते हैं। वैसे भी मेरा पति मुझसे हर टाइम लड़ता ही रहता था। अभी मैं उसकी नई नई पत्नी थी और वह हमेशा मुझसे लड़ाई झगड़ा करता रहता था। मेरे पति को कोई परमानेंट जॉब नहीं थी, इसलिए वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा था। शादी से पहले तो उसने कोई मेहनत मजदूरी भी नहीं की थी, और अब शादी के बाद जब उसे जिम्मेदारी बढ़ने लगी तो उसे नौकरी की याद आने लगी थी। मैं अपनी सास की हमेशा सेवा करती रहती थी। मेरे ससुराल का माहौल बहुत ही ज़्यादा अजीब था। छोटी छोटी गलियाँ और उल्टे सीधे रास्ते बने हुए थे। ऐसे रास्ते थे कि इंसान को समझ में भी नहीं आ रहा था। मैं यहाँ पर कभी नहीं आती, लेकिन मेरे मामा जी को किसी ने बताया था कि लड़का बहुत ज़्यादा मेहनती है। दरअसल मेरा पति मेहनती नहीं था, जबकि उसका बड़ा भाई बहुत ज़्यादा मेहनती था। मेरे मामा ने सिर्फ लड़के के भाई की मिठाई की दुकान देखकर ही मेरी शादी कर दी थी, क्योंकि सुना था कि उनकी मिठाई की दुकान बहुत ज़्यादा फेमस है और दूर दूर से लोग उस मिठाई को खरीदने के लिए आते हैं और किसी भी कीमत में मिठाइयाँ खरीद कर लेकर ही जाते हैं। यह बात तो सच थी कि मेरे जेठ का मिठाई बहुत बिकती थी। वह घर में तो किसी तरह का मिठाई का कोई भी काम नहीं करते थे। सुना था कि उन्होंने अपनी दुकान पर ही कोई हलवाई रखा हुआ है और दुकान पर ही सारी रात मिठाइयाँ बनती हैं, फिर सुबह को मिठाई बेचने के लिए दुकान लगाई जाती है। मुझे अपने ससुराल का माहौल पसंद नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे गंदी गलियाँ और गंदी जगह और गंदे बच्चे खेलते हुए नज़र आते थे, जबकि मेरे मामा जी का घर तो काफ़ी अच्छा एशिया में बना हुआ था। ये लोग अच्छा कमाते थे। मेरे जेठ के पास काफ़ी सारे पैसे थे, फिर भी इतनी घटिया जगह पर घर बना हुआ था। चाहते तो कहीं अच्छा जगह लेकर घर खरीद सकते थे। यहाँ की सारी औरतें घर से बाहर निकलकर आपस में बातें करती रहती थी। उनमें से एक औरत तो मेरी सास भी थी।
जो आधे से ज़्यादा दिन तो दरवाजे पर ही खड़ी थी। किसी न किसी औरत के साथ बातों में गुजार दिया करती थी। शादी के बाद मुझे इस घर में आए 1 हफ्ते हो गया था, जो मेरी सास ने सारे काम हमारे माथे पे डाल दिया था। मैं इस घर की इकलौती औरत थी। अब मुझे ही इस घर का सारा काम करना था और मुझे यहीं पर रहना था। ऐसे भी नहीं हो सकता था कि मेरा पति अपनी कमाई से दूसरा घर खरीद ले और मैं वहाँ पर जाकर रहने लग जाऊँ। मेरा पति तो अभी कोई काम भी नहीं करता था। मैं जल्द से जल्द अपने ससुराल वालों के घर से जाना चाहती थी। शादी से पहले मम्मी जी ने मुझसे कभी घर का कोई काम नहीं करवाया था। वहाँ का माहौल भी ऐसा ही था जैसे मेरे ससुराल का माहौल था। मेरी मामी काफ़ी पढ़ी लिखी थी और उन्होंने मुझे भी अच्छा पढ़ाया लिखाया था। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी रहती थी और ना ही कभी दूसरों के घर में मैंने ताका झांकी की, जबकि इस मोहल्ले के हर मामले में टांग अड़ाने वाला बहुत से लोग थे। जबकि इस बात का आइडिया मुझे शादी के बाद जल्द ही हो गया था। शादी के अगले दिन ही यहाँ पर मोहल्ले की एक-एक औरतें आकर मुझे देखा था और सब मेरे बारे में बातें करती थी। मुझसे तरह-तरह के सवाल पूछती थी। तुमने कितनी पढ़ाई की हो? तुम्हारी मामी का या मेका कहाँ है? न जाने किस तरह की बातें करती थी। मैं यहाँ पर 1 हफ्ते बाद ही बोर हो गई थी। मेरे पति मुझे कहीं घुमाने फिराने भी लेकर नहीं गया था। मेरे ससुराल में पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे ससुर तो मर चुके थे और मेरी सास घर में ही रहती थी। सुना था कि इतना सारा पैसा मेरे जेठ ही अपनी मिठाई की दुकान से कमा कर लाते हैं। भला मिठाई की दुकान से तो कोई इतनी ज़्यादा कमाई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे एक अजीबोगरीब बात मालूम पड़ी, जिसे सुनकर मैं सिर्फ हैरान हो गई, बल्कि अच्छी खासी परेशान भी हो गई थी। और वह बात यह थी कि मेरे जेठ की जो मिठाई की दुकान थी, वहाँ पर सिर्फ शादीशुदा कपल मिठाई खरीद सकते थे। यह मेरे जेठ का असूल था। भला इसमें ऐसी क्या बात थी कि मिठाई सिर्फ शादीशुदा लोग ही खा सकते हैं? यह बात मुझे सहमत नहीं होती थी और इसी वजह से आज मैं वह मिठाई लेकर आई थी। मैंने देखा कि सास तो सो चुकी है और उनका बुखार भी अब कम हो गया है। मैं उनकी दवाइयाँ उठाकर किचन में चली आई और डरते डरते मैंने वह मिठाई का डिब्बा खोला और उस डब्बे को जैसे ही खोलकर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मेरा सर चकराने लगा था। मिठाइयों के डब्बा के अंदर 1 किलो मिठाइयाँ में सिर्फ 2 ही मिठाई के दाने थे, बाकी कागज़ की बनी हुई पुड़िया थी। मिठाई के डिब्बे के अंदर रखी हुई उन पुड़ियों के अंदर कुछ सफ़ेद रंग का पाउडर था, जिसे देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने भागते हुए अपने कमरे में गई और वहाँ मिठाई का डब्बा लेकर मैंने अपने बेड के नीचे छुपा दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग भला क्या खेल खेल रहे हैं। ये कोई नशे की पुड़िया थी या फिर जहर की पुड़िया थी जो लोगों के शरीर में जा रहा था? क्या उन लोग इतने बेवकूफ़ थे कि बिना सोचे समझे इन पैसा से खर्च करने के बावजूद भी खुद वह भी इन नशे की पुड़िया को खरीद रहे? मेरा दिमाग घूम रहा था और मेरा शरीर कांप रहा था। सुबह से मैंने कुछ भी खाया नहीं था। अचानक मुझे ज़ोर से चक्कर आ गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी आँख के सामने अंधेरा छा गया है। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने कमरे में ही थी और मेरे पास मेरी सास और पड़ोस की कुछ औरतें थीं। वह दोनों मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी। मैं हिम्मत करके उठी और पड़ोसन वाली एक-एक लड़की के हमारे घर आई हुई देखी। वो मेरे लिए गिलास में पानी लेकर आई। उसे मेरी सास ने बुलाया था, क्योंकि मेरी सास ने जब मुझे इस हालत में देखा तो उन्होंने सामने वाले घर की एक-एक लड़की को हमारे घर पर बुला लिया था। उसकी शादी नहीं हुई थी, वो बहुत प्यारी लड़की थी। मुझसे मिलने के लिए कभी-कभी हमारे घर पर आती थी। वो तो मुझे बहुत पसंद करती थी। उसने मुझे पानी का गिलास दिया और कहने लगी, भाभी आपने तो हद ही कर दी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं उसकी बात को समझ नहीं पाई। फिर मेरी सास ने कहा कि हाँ बेटा, ये सब ठीक कह रही है। दोस्तों ये कहानी बहुत ज़्यादा लंबी हुई थी, इसलिए मैंने और कहानियाँ नहीं सुनाई। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो देखना है स्टोरी का तो पूरी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन एंड इसमें जाकर चेकआउट कीजिए पूरी वीडियो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।